जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का सेक्टर। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी रहता है, जिसके कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं। और आपको पता है कि अभी 1 अप्रैल तक, यानी आज वीडियो जो बन रही है, यानी आज शाम से फिर से स्टार्ट होने वाला है टेस्ट। अभी तक क्लास बंद था, तो मैं अभी आज शाम को दूंगा, यानी 6 बजे मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्लास जो होती है 8 बजे 7 बजे शाम में होती है। तो आज की क्लास आपको कल मिलेगी, तो इसलिए 1 अप्रैल तक जो क्लास बंद है, जिस वजह से मैं पिछले मंथ का सेट कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट जो है पिछले मंथ, यानी पिछला जो टेस्ट शुरू किया गया था ना, वो दिसंबर में ही शुरू किया गया था, और उसके बाद अभी यहाँ मार्च में स्टार्ट किया गया है। तो इसलिए जो पिछला टेस्ट यही है, 27 दिसंबर को करवाया गया था, उसे हम लोग कवर करेंगे। देखिए, टेस्ट कभी का हो, इम्पोर्टेंस उतना ही है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि पुराना टेस्ट है इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, PIL से संबंधित व्यक्ति हैं। PIL से संबंधित व्यक्ति, सबसे पहली बात कि PIL का फुल फॉर्म क्या है। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट बोलिए, या जो भी समझना है समझिए, कॉपी लेके बैठा कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये मोबाइल स्क्रीन है, छोटा सा स्क्रीन है, इस पर मैं उतना चीज़ लिख नहीं पाता हूँ, और लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी बात मैं सिर्फ बोलता हूँ, इसे आपको खुद ही अपने कॉपी में लिखते जाना। जैसे PIL का फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आप खुद अपने कॉपी में लिखिएगा कि PIL का फुल फॉर्म है। और मैं आपको बता दूँ कि PIL जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो PIL की उत्पत्ति हुई थी अमेरिका में 1960 में। और भारत में ये कब लागू हुआ, तो भारत में यह लागू हुआ 1985-86 में। कब लागू हुआ, 1985-86 में। वैसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में कि किस दशक में लागू हुआ, तो वो दशक हो जाएगा 1980। ठीक है, दशक अगर पूछा जाए तो 1980 होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर ईयर पूछा जाए 1985-86 होगा। ठीक है। और आप कहिएगा कि भैया PIL कर रहे हैं, होता क्या है ये PIL, ये बताइए पहले। तो मैं आपको बता दूं, चलिए कोई एक उदाहरण लेके बता देता हूँ। जैसे कोई मुद्दा होता है, जैसे मानिए बिहार दरोगा का मुद्दा है, ठीक है। बिहार दरोगा जैसे होता है, तो बिहार दरोगा में अगर क्वेश्चन लीक हो गया, और जो है क्वेश्चन लीक हो गया मानते हैं, और उस संबंधित जो है देश में दंगा हो रहा है, अब बहुत सारी अन्य बातें हो रही है, लेकिन उस पॉइंट को लेके कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट नहीं गए, मतलब कोर्ट में अ, दायर नहीं किए केस। तो ये चीज़ जो है उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को पता चलता है, जिसके थ्रू वो जो है सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के थ्रू उन्हें पता चलता है, और न्यूज़पेपर को तर्ज पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो याचिका दायर करके और उस पर कार्रवाई करता है। तो उसे ही PIL बोलते हैं। और ये जो PIL की शुरुआत जो हुआ था, न्यायाधीश भगवती के द्वारा होता है। किनके द्वारा, न्यायाधीश भगवती के द्वारा। तो इससे संबंधित व्यक्ति कौन हुए, न्यायाधीश भगवती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस संघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया। सबसे पहली बात कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। कॉपी में नोट करते जाइए, अगर आपको पता है फिर भी नोट कीजिए। ठीक है, जितने बार लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक है। और आपको पता होगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बिहार के बक्सर में ही हुआ था। इसमें कौन कौन भाग लिए थे, तो भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन थे, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और आगे शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल शासक थे, और एक मीर कासिम जो कि अपदस्थ कह सकते हैं, मतलब पुराने बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। इन तीनों मिल के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत शुरू किए थे। तो इसका आंसर उस अनुसार वो सहभागी नहीं थे। तो सहभागी कौन नहीं थे, मीर जाफ़र जो थे ये सहभागी नहीं थे, क्योंकि उस समय बंगाल के वर्तमान नवाब जो थे वो मीर जाफ़र थे। और मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में जो है भारत की संयुक्त सेना जो थी उसकी हार हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का, वो थे हेक्टर मुनरो, उनकी जीत हुई थी। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वेंसी टॉट थे। कौन थे, वेंसी टॉट।
और इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? इस युद्ध की समाप्ति हुई 1765 का इलाहाबाद की संधि के तहत। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक पॉइंट बता दूँ एक क्वेश्चन में, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित समुद्री पतन के अवस्थानों का दक्षिण से उत्तर की ओर का सही अनुक्रम क्या है? देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप भारत देखते हैं तो सबसे नीचे में इस ऑप्शन के अनुसार तिरुवनंतपुरम आएगा, और यहाँ देखिए कर्नाटक बेंगलुरु के पास आपको आ जाएगा मंगलोर। ठीक है, और इस बीच में यहाँ पे पड़ेगा कोचीन केरल में ही, और यहाँ पे कालीकट पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ आ जाएगा तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो आपको मैं बता दूं कि संविधान में जो है 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार का समानता दिया गया है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, और एक जो है बंधुत्व दिया गया है, जिसे भाईचारा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो लिया गया है, ये लिया गया है रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में, तो उसी से ये लिया गया है। ठीक है, 1917 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। लेकिन मैंने आपको बताया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो है फ्रांस की क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों फ्रांस की क्रांति से ली गई है। चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले यानी आहारा का प्रमुख, राजस्व का प्रधान, समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रक्रियाओं का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था? तो इसके बारे में मैं पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वर्तमान समय में एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बता देता हूँ कि मुगल साम्राज्य में ऐसे कौन से अधिकारी थे जिन्हें वर्तमान समय में जिला अधिकारी की संज्ञा दी जाती है, मतलब जिला अधिकारी से कंपेयर किया जाता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। सेम वही क्वेश्चन है, जिला अधिकारी यानी डीएम जो होते हैं उनके पास प्रशासनिक और राजस्व दोनों अधिकार होता है, मतलब दोनों पावर होता है। वही बात बोला जा रहा है इसमें। देखिए राजस्व का प्रधान एवं अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सैन्य प्रक्रिया यानी प्रशासनिक और राजस्व दोनों की देखिए पावर इसमें है, तो उसे क्या कहा जाता था यानी किस रूप में जाना जाता था? तो उसे बोला जाता था रज्जुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो आप अगर मतलब मैप देखते हैं तो अंडमान आपको साइड में दिखेगा, जैसे ये भारत हो गया तो इधर साइड में आपका अंडमान निकोबार है, तो ऊपरी साइड में अंडमान है और निचली साइड में निकोबार है। और इसे अलग कौन करता है? तो इसे अलग करता है इसके बीच में 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है इसे अलग करता है। ठीक है, और अंडमान को जो है 4 भाग में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, जो कि अनुच्छेद 79 में वर्णित है, ये आप भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है। चलिए इसमें बहुत सारी गलती है, वो हम दूर करते हैं। सबसे पहली बात, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन आ गया। क्या भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? सबसे पहली बात यही गलत हो गया। ये जो भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ये सही है। और निर्वाचक मंडल में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यहाँ भी गलत है। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये सभी रहते हैं। तो इस अनुसार इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है इसे आप पूरा डिटेल में बताऊँ। ठीक है, और इस तरह से बताऊँ कि आपको याद हो जाए, कहानी के थ्रू बताने का कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ पसंद ही आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये डेली टेस्ट सीरीज़ है और डेली ये टेस्ट सीरीज़
करवाई जा रही है, कंटिन्यू करवाई जा रही है। इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट जाके देखिए और वीडियो को पढ़िए। और मैं एक रिवीजन वीडियो भी डाला था 1, 2 और 3 सेट का, उस पर रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं आ रहा है। उस पर रिस्पॉन्स अगर आप लोग दीजिएगा तो रिवीजन वीडियो फिर से मैं बना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग रिवीजन भी किया कीजिए, और इसे अपने से आप लोग कितना करते होंगे मुझे भी पता है, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना के एक बार देखता हूँ। 30 मिनट में मैं 3 सेट का रिवीजन करवाया हूँ, लेकिन यही है कि ऐसे जब जैसे मैं एक एक सेट करवा रहा हूँ, इसमें मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, उसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए, सौगनी अवज्ञा आंदोलन से पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत सम्मेलन। तो इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम जो थे, यानी पूरे विश्व के मुस्लिम जो थे, अब वो ब्रिटेन के विरुद्ध थे, ब्रिटेन के विरुद्ध थे। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और अंग्रेज़ों को हिंदू और मुस्लिम की जो एकरूपता है वो दिखाया जाए, एकता को दिखाया जाए। तो इसके लिए जो है महात्मा गांधी 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन चल रहा था उसके अध्यक्ष बने थे, और उसका अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत कंफ्यूज करता है, और ये आप जान लीजिए, ये जो हुआ था ना 23-24 नवंबर 1919 को हुआ था। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था 23 से 24 नवंबर 1919 को हुआ था। एक पॉइंट इसमें और है, अप्रैल 1919, अप्रैल 1919 याद रखिएगा, अप्रैल 1919 को हिंदू मुस्लिम एकता पर जामा मस्जिद में कौन भाषण दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी में कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो है ना, अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर जामा मस्जिद में भाषण दिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी एक यूरोप को एशिया से अलग करती है? ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद होगा, थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे। वो है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो दिल थाम के एकदम आराम से बैठ के पूरी बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पूछा गया कि 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा होगी तो भारत के किस भाग की सुरक्षा को खतरा होगा। सबसे पहली बात, इसमें ऑप्शन के अनुसार युद्ध से, विदेशी आक्रमण से और सशस्त्र बगावत से, अगर ऐसे ये तीनों होता है तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, यानी आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है आंतरिक उपद्रव से। मैं आपको बता दूं कि आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव शब्द जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी सशस्त्र बगावत शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब कभी भी 352 अनुच्छेद लागू करने का सिचुएशन आता है, तो जब अनुच्छेद 352 लागू होते ही स्वतः अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है, और अनुच्छेद 358 जैसे ही लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 358 लागू होते ही, मतलब 352 लागू होते ही 358 लागू होता है, और 358 जैसे ही लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है, मतलब एक पॉइंट है, उसे जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। पॉइंट ये है कि 352 के लागू होते हुए 358 तब लागू होगा जब सिर्फ दो कारण हो। दो कारण में से एक कारण है युद्ध से और दूसरा कारण है विदेशी आक्रमण। ये दो कारण होगा तभी 358 लागू होगा और अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन सशस्त्र बगावत होगा तो लागू नहीं होगा 358, सिर्फ 352 लागू होगा, ठीक है। ये दोनों कारण होंगे तो 358 भी लागू हो जाएगा और अनुच्छेद 19 भी निलंबित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, आप बोलिएगा कि फिर ऐसा कौन मतलब सिर्फ अनुच्छेद 19 के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य भी अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो वो कब निलंबित होता है? तो अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत घोषणा करते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 359 के तहत घोषणा करते हैं, अगर अन्य कोई अनुच्छेद को निलंबित करना होता है तो,
ठीक है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होता है, कभी भी निलंबित नहीं होता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं कितना पॉइंट बताऊँ वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर 1, 2 और 3 होगा। इसे देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। बिल्कुल सत्य है। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का विखंडन किया। बिल्कुल सत्य है। दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भी सत्य है। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में गलत उत्तर का चयन करना। किसका? गलत उत्तर का। ऑप्शन पढ़ने पे पता चल जाएगा। इसे कॉप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। देखिए जलोढ़ मृदा किसे बोलते हैं? मतलब जलोढ़ मृदा वो मृदा है ना जो प्रत्येक वर्ष चेंज हो जाता है। मतलब ऐसे क्षेत्र में ये मृदा ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पे बाढ़ आता है। जैसे हो गया बाढ़ आता है कहाँ पे? आपको बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस समय अधिक पाया जाता है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। इसमें पोटास व चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये भी सही है। इस मृदा में सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाया जाता। हाँ, मृदा संस्तर जो है इसमें नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट भी सही है, ठीक है। इस मृदा का विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल गलत। इस मृदा का विस्तार जो है ना 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी होती है? देखिए कुछ ऐसे विधेयक है ना जिसके पूर्व मतलब राष्ट्रपति से पहले ही मंजूरी ली जाती है। उसमें से आ गया धन विधेयक जैसे हो जाता है, फिर किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा में वृद्धि करना, नाम में परिवर्तन, ये सब में जो है ना राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति लिया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति इसका आंसर। नेक्स्ट है, फाहियान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य था? सबसे पहले बात कि फाहियान जो था वो चीनी यात्री था। ये भारत में लगभग लगभग 399 से 414 तक रहा था। 399 से 414 तक भारत में रहा था। आगे बात कर लेते हैं। चीन से जितने भी यात्री आए थे भारत में, चीन से जितने भी यात्री आए थे उसमें से लगभग सभी का कह सकते हैं, सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध से संबंधित सारी जानकारी को इकट्ठा करना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने दिमाग लगाकर कभी भी कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है चीन यात्री से संबंधित तो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध संस्थान को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं फाहियान जो है ना, फाहियान 2 शब्द से मिलकर बना है। फा मतलब होता है सिर्फ धर्म, फा मतलब क्या होता है? धर्म। और हियान मतलब होता है आचार्य, हियान मतलब होता है आचार्य। इसका मतलब फाहियान का मतलब है धर्माचार्य, ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा दर्रा ग्रेट सिल्क रोड या एशियन सिल्क रोड मार्ग में अवस्थित है? ये दर्रा है कारा टेगला दर्रा। कौन सा है? कारा टेगला दर्रा। ये पड़ता है काराकोरम पहाड़ी लद्दाख में, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे किन्हें प्राप्त होते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत में रहने वाले समस्त नागरिक को। बिल्कुल सत्य है। विदेश में रहने वाले समस्त भारतीय नागरिक को। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विदेशियों को। ये भी सही है। और भारत में जन्मे सभी नागरिक को। बिल्कुल गलत है। आपके दिमाग में ये पॉइंट बहुत खटकेगा कि भारत में जन्मे सभी नागरिक को क्यों नहीं, जो भारत में जन्म रहा है उसे, जन्म ले रहा है उसे क्यों नहीं ये अनुच्छेद 14 का मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताइए। आपके मायने में ज़रूर आता होगा क्योंकि बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं जैसे कि अन्य देश का मतलब देश जो है अपने भारत में भी अन्य देश के राजदूत रहते होंगे, रहते हैं ना। अगर उनका कोई बाल मतलब उनका कोई बच्चा जन्म लेता है अपने भारत में तो उसे थोड़ी ना भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वो तो अनदर देश का, जैसे अमेरिका का राजदूत भारत में रह रहा है तो उसे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी, ठीक है। उसे अमेरिका की ही नागरिकता मिलेगी और तब मिलेगी जब वो अमेरिका जाएगा और या फिर अमेरिका के संविधान के अनुसार जिस प्रकार मिलती होगी उस प्रकार मिलेगी, लेकिन उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस अनुसार ऑप्शन 4 भी गलत है। इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया? इसमें आप क्वेश्चन देख के सभी आंसर मार दिए होंगे बी यानी कुत्ता, लेकिन इसका आंसर गलत है कुत्ता। तो मैं आपको बता दूं कि मेहरगढ़ से जो प्राप्त एक कब्र है उसमें
बकरी के साथ मृतक के साथ दफनाया गया, बकरी को मृतक के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका आंसर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमुना नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सबसे पश्चिम में आ जाएगा चंबल, फिर आ जाएगा सिंध, फिर आ जाएगा बेतवा और फिर आएगा केन। तो आप लोग मैच कर लीजिए, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? वह विवेक अधीन शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है, वह विवेक अधीन शक्ति नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, ये भी सही है। अध्यादेश घोषित करने यानी जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है, आवश्यकता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किनकी कृतियों से प्रभावित है? तो रास्किन और टॉल्स्टॉय, थॉरो, इनकी कृतियों से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? असम गेहूं के लिए विख्यात है, बिल्कुल गलत है, असम चाय के लिए है। उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, सही पूछ रहा है। केरल रबर के लिए, ये सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। और गुजरात पूछा जाए तो मूंगफली और कपास ये सब के लिए गुजरात जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति, हाँ ये भी सही है। इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना, ये भी सही है। विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, हाँ अनुच्छेद 143 में वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी होगा तो मानेंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन इसका आंसर 1 2 3 और 4 चारों होगा। नेक्स्ट, अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो उस मंत्री का नाम था वस्कार। क्या नाम था? वस्कार। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अजातशत्रु जो है ना, बज्जी संघ को अपना शत्रु कुल मानता था, मतलब शत्रु प्रांत मानता था, उसे बहुत दुश्मनी था अजातशत्रु को। तो फिर उसने जो है ना भेजा था बुद्ध के पास, लेकिन बुद्ध जो है अहिंसा के ज्ञान देना शुरू कर दिए, मतलब अच्छा जैसा अजातशत्रु चाहता था वैसा कुछ उसे बुद्ध से नहीं मिला, ठीक है। तो फिर अजातशत्रु दिमाग लगाया। अजातशत्रु के पास एक मंत्री था वस्कार। वस्कार को अजातशत्रु बोलता है कि आप बज्जी संघ चले जाइए और वहाँ जाके आप बोलिएगा कि अजातशत्रु जो है मुझे अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिया है, और इस अनुसार वहाँ पे अपना विश्वास जमा के और वहाँ की जानकारी जो है मुझे आप देते रहिएगा। तो ऐसा ही किया वस्कार, और लगभग 15 साल तक जो है वस्कार बज्जी संघ में रहा, और धीरे धीरे बज्जी संघ को खोखला करते गया, और जब बज्जी संघ खोखला हो गया तो फिर सूचना दे दिया, और अजातशत्रु जो है वहाँ पे हमला करके अधिकार कर लिया बज्जी संघ को। चलिए, बेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग था वह कहाँ अवस्थित है? तो बेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए सही कौन सा है ये पढ़ लेते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है, बिल्कुल गलत। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इस पॉइंट को भी रहने देते हैं, लास्ट में बात करेंगे। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, गलत है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है, ये सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट भी सही है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट जो है गलत है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी ये जो है शपथ ग्रहण से, कब से? शपथ ग्रहण से 5 वर्षों तक निर्वाचित होता है। कब से? ये लिखना चाहिए था यहाँ पे कि शपथ ग्रहण से 5 वर्षों तक, तब ये सही होता, लेकिन ये अभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। और नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर यूनानी, देखिए यूनानी राजा सिकंदर 326 ईसा पूर्व पंजाब पर हमला किया था।
ये सही है। सिकंदर ने अखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहकर आंध्र प्रदेश तट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? चलिए इसमें सभी नदी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, महानदी। महानदी जो निकलती है छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी खत्म हो गया महानदी। ठीक है, महानदी इसका आंसर नहीं हुआ। अब आते हैं कावेरी। कावेरी जो है कर्नाटक में उद्भूत होती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, वहाँ से आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी खत्म। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र में उद्भूत होती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्नाटक दिया हुआ है। अब आया कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं इसमें कितना पॉइंट बताया हूँ, चारों ऑप्शन का चारों पॉइंट बताया हूँ। अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे तो आप कहाँ से लिखिएगा? कॉपी लेके बैठिए और लिखिए, इस पॉइंट को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपका दिमाग उतना तेज़ नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा जितना मैं बोल रहा हूँ सब याद ही हो जाए। लिखने का आदत डालिए प्रत्येक चीज़ में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन दौरान अनुच्छेद 244 को जोड़कर संसद को शक्ति प्रदान की गई कि वह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है? तो 22वां संविधान 1969। नेक्स्ट है, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय वंश की शासिका थी। उत्तरी अमेरिका में कॉर्डिलेरा क्या है? उत्तरी अमेरिका में जो है कॉर्डिलेरा क्या है? पर्वत तंत्र है। क्या है? पर्वत तंत्र है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, इनमें से किससे संबंधित था? संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ वो किससे संबंधित था बताइए? तो कुछ राज्य में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्खनन केंद्र के रूप में उभरा था? बताइए। तो ये उभरा था रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए मुर्शिदाबाद। ठीक है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, चलिए मिला देते हैं इसे भी। और इसमें है अभ्यारण्य और राज्य। ठीक है, शरावती घाटी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सतकोशिया महाखड्ड, ये जो है आपका ओडिशा में है। गॉर्ज। पिरोटन द्वीप आपका हो जाएगा गुजरात में, और भगवान महावीर हो जाएगा गोवा में। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित में से किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? सबसे पहली बात कि देश आज़ाद होते ही प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति होना मतलब शुरू हो गया था, तो उस समय जो है ऐसे सामान्यतः देखा जाता है कि प्रधानमंत्री पद को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन उस समय राष्ट्रपति पद का सृजन नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से उस समय किस पद का सृजन था? उस समय जो थे गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनके द्वारा ही प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया गया था, और गवर्नर जनरल के पद को ही तोड़ के राष्ट्रपति पद बनाया गया है। चलिए, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ? सबसे पहली बात कि चित्रकला की बसोहली शैली की जो शुरुआत है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा है, जो जिसकी वजह से इससे सटा हुआ कौन सा राज्य है? अगर आपको नहीं पता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर अब नहीं दिख रहा है, तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं, गलत हुआ। इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम अगर आप देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था जिसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब वैसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, और उम्मीद है कि वैसा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन उसमें दिमाग लगाने पे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था उसमें। तो वही चीज़ है, इसमें अगर आप दिमाग लगाते हैं, जैसे राजस्थान देखिए जम्मू कश्मीर से बहुत दूर है, गुजरात बहुत दूर है, बिहार बहुत दूर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं? ब्रिक्स के सदस्य देश हैं तो आपको पता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अमेरिका। लेकिन वर्तमान में 6 सदस्य और ऐड हुए हैं इनमें। ब्रिक्स में वर्तमान में 6 सदस्य और जुड़े हैं। कौन कौन से सदस्य हैं आप बताइएगा? पहले ब्रिक्स में सिर्फ 5 सदस्य थे, अब 6 सदस्य और जुड़ गए, तो अभी कुल 11 सदस्य हैं। अपना कॉपी निकालिए और लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। 6 सदस्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो जाएगा अर्जेंटीना,
दूसरा है ईरान, तीसरा है यूएई, चौथा है सऊदी अरब, पांचवा है इथोपिया, छठा है मिस्र। फिर से एक बार बोल देता हूँ, अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेतक किस अधिनियम से मिलते हैं? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों में धर्मोपदेश दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चैतन्य बंगाल सही है, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र सही है, गुरु नानक पंजाब सही है, कबीर बंगाल गलत है। तो ये कबीर कहाँ पे दिए थे बताइए? कबीर दिए थे यूपी में। ठीक है, 1 2 3 सही है इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अमार कथा शीर्षक आत्मकथा के लेखक है? वो हैं विनोदिनी दासी। कौन है? विनोदिनी दासी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परमाधिकार लेख जो है ब्रिटेन से लिया गया है, सही है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक की सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, गलत है। तो कहाँ से ली गई है ये बताइए? ये ली गई है आयरलैंड से, कॉपी में लिख लीजिएगा, आयरलैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से। कहाँ से ली गई है? जापान से। चलिए, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को किसके हत्याकांड के कारण फांसी दे दी गई थी? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे कौन? जैक्सन। कौन थे? जैक्सन। उन्हीं के हत्याकांड के लिए इन्हें फांसी दी गई थी और इन्हें हत्या कब कर दिया गया? 1909 में इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पैबोक स्टेटस सही है। ये सभी जो है ना, ये वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर का पैबोक स्टेटस होता है, सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल निलम्बो न्यूसिफेरा गॉटन, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेंगालेंसिस, ये भी सही है। राष्ट्रीय पशु मेंजाफेरा इंडिका, ये गलत है। मेंजाफेरा इंडिका आम होता है। राष्ट्रीय फल बोला जाता, ये सही होता। लेकिन राष्ट्रीय पशु बोल रहा है, राष्ट्रीय पशु बाघ होता है और बाघ को बोलता है पैंथरा टेग्रिस। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत कहते हैं? यहाँ पे आहूत की बात की गई है। आहूत और सत्रावसान की बात की जाएगी तो आंसर राष्ट्रपति होगा, लेकिन अध्यक्षता की बात की जाएगी तो लोकसभा अध्यक्ष आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी? तो भारत में करवाने की मांग लाहौर अधिवेशन 1893 में ही किया गया था, जिसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत जो है भारत में 1922 से हुआ, इसे भी ध्यान रखिए। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका सेना का कमांडर इन चीफ कब बनाया गया था? द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस के दौरान 1775 में। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी ने अंग्रेजी जमींदार को अवैध रूप से वसूले गए राशि का कितना प्रतिशत चंपारण के किसानों को वापस करने की घोषणा की? तो 25%। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि गांधी जी जब मना किए थे, गांधी जी मतलब कोई भी आंदोलन करते थे ना, उसमें स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को मतलब छोड़ो, ऐसा वो उनका पहला कथन रहता था। स्वदेशी अपनाना है और विदेशी को छोड़ना है, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में जब तक मतलब अंग्रेज जो है यानी ब्रिटेन जो ब्रिटिश थी, उसकी व्यापार जो कमज़ोर नहीं होगी तब तक वो भारत से जाएंगे नहीं। तो इसलिए वो बोलते थे कि स्वदेशी अपनाने के लिए। ठीक है, तो इसी दौरान क्या हुआ कि वो शराब पीने से मना किए थे। तो बिहार के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, आपको पता ही है। बिहार के लोग जो है ना, इस बात को अपने दिल पे ले लिए और बिल्कुल एकदम शराब को छोड़ दिए, मतलब शराब पीते ही नहीं थे। अब आपके मन में आ गया होगा इतने तो सुधरे हुए नहीं थे, शराब नहीं पीते थे वो लोग, तारी पीना शुरू कर दिए थे, जो पेड़ से प्राप्त होता है, आप लोग को पता है। तो यही बात है। और जब इसकी वजह से जो है ब्रिटेन के राजस्व में भारी कमी आने लगी, तो फिर से वो क्या किए, ब्रिटेन वाले एक विज्ञापन जारी किए जिसमें नेपोलियन के बारे में बताया कि नेपोलियन शराब पीता था इसलिए वो इतना बड़ा बन गया। मतलब 2-3 अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बता दिया कि वो ऐसा बनेगा, वो शराब पीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद हो रहा था, अर्थात पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा था, तो इनमें से कौन साइमन आयोग
का समर्थन कर रहा था। तो जमींदार वर्ग, पूंजीपति वर्ग और डॉक्टर अम्बेडकर ये सभी जो है सामान्य वर्ग का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, और सामान वापस जाओ का नारा कौन दिया था आपको बताइए? लाला लाजपत राय दिए थे। अधोलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचना करते हुए अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागल भरा कार्य बताया था? ये कौन बताए थे बताइए? तो ये बताए थे V.R. अम्बेडकर। कौन बताए थे? V.R. अम्बेडकर बताए थे भारत छोड़ो आंदोलन को अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागल भरा कार्य। बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार करना है, कर देते हैं। अमीर कुलीन वर्ग का व्यक्ति सही है। गुलफरोसान, फूलों का त्योहार ये भी सही है। पुनर्जागरण, कला और ज्ञान का पुनर्जन्म ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है ना। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो खरीद के पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो खरीद के नहीं पढ़ सकते उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं इसलिए इतना मेहनत करता हूँ कि उनके तक ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों तक पहुँच जाए। आपको इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है शाम में 6 बजे मिलेगा और PDF शाम में 5 बजे मिलेगा। 5 बजे या 5:30 बजे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।